चैलेंज रजिस्टर खोले। क्या बात चल रही थी? कैमरा चल रहा है? एक नजर रिवाइज करें बेटा प्लीज। हार्ड जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? कैमरा सही कर जी, रिवाइज कर लीजिएगा, मैं इसे आगे शुरू करते हैं। कहाँ तक पहुंचा था? क्या बात हो रही थी, कहाँ तक पहुंचे थे? एक नजर देखना मेरा। रिवाइज किया घर जाके? दोबारा एक नजर देखना। किस चीज की एलोकेशन पढ़ रहे थे? किस चीज की एलोकेशन पढ़ रहे थे सर? मेथड नंबर 1 क्या है? क्या करते हैं उसमें? हर प्रोडक्ट के यूनिट्स लिख के उसका टोटल कर लेते हैं और फिर इस टोटल की बेस पे जो जॉइंट कॉस्ट है वो प्रोडक्ट्स में एलोकेट हो जाती है। समझ आ गया था सही? सेकंड मेथड पढ़े। इस मेथड में बेटा पहले सेल वैल्यूज डिटरमिन करते हैं और देन फिर सेल वैल्यूज का टोटल करके जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक सेकंड वेरिएशन पड़ी थी हमने कि अगर प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेल ना हो रही हो तो देख के जरा बताएं फिर क्या करते हैं। देख के बताएं फिर क्या करते हैं। फिर फाइनल सेल वैल्यू से रिवर्स वर्किंग करके एक अज्यूम्ड सेल वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं इस फार्मूले से। फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और फिर अज्यूम्ड सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ का टोटल करके फिर एलोकेशन करते हैं। एनी कंफ्यूजन प्लीज? चलो एलोकेशन टेबल देखें, एंड में बनाया था। यहाँ तक फिर समझ आ गई? एक लेकिन छोटी सी बात जरा और इसी एग्जांपल में करनी है हमने। जरा इसकी जो डायग्राम थी वो जरा देखें अपने सामने, अपने पास सर, इसी टेबल के ऊपर जो डायग्राम बनाई, टेबल को जरा इस डायग्राम के साथ लिंक करें जरा। जॉइंट कॉस्ट थी 13,200, सही कह रहा हूँ? उसमें से ए का शेयर कैलकुलेट हुआ है, बताएं, 1200, 1200। बी का एंड सिमिलरली सी का। लेकिन अब जरा गौर से डायग्राम देखें। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ए को मैन्युफैक्चर करने की टोटल कॉस्ट क्या है? हाँ ना ना, 2000 तो नहीं। 2000 क्या बोला आपने? 2000 तो सेल वैल्यू है जिस पे हमने बेचा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए को बनाने की टोटल कॉस्ट क्या है तो ये 1200 जो है ये तो कहाँ से आया? 1200 तो कहाँ से शेयर मिला है? 13,200 में से शेयर मिला है। लेकिन क्या उसे बेचने से पहले फर्दर भी कुछ फाइनल किया, प्रोसेस किया? तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इज शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, बेचने से पहले क्या किया हमने? फर्दर प्रोसेस भी किया, तो ये 13,200 का एक ब्रेकअप आया। लेकिन अगर आपने फाइंड आउट करना हो तो व्हाट इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, so total manufacturing cost should be sum of share from joint cost and plus further processing cost। तो एक जरा काइंडली कॉलम जरा और अगर बनाने बन सकती है जगह आगे, अगर आगे ना भी बने ना तो काइंडली इस तरह करें, इसी टेबल के नीचे दोबारा प्रोडक्ट्स के नाम लिखें ABC, नीचे करने वर्किंग करो, इस टेबल के नीचे करना।
थोड़ी स्लो होगी मुझे लग रहा है बस, इधर देखना। एक और कॉलम काइंडली खोलिएगा जरा, लिखना जरा नाम उस पर, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देख के थोड़ा सा एडजस्ट करो। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है तो फिर जॉइंट प्रोडक्ट्स की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए एक छोटा सा फॉर्मूला अपने जहन में रख लें, शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट। जरा एक ही वर्किंग करवा दें, जरा प्रोडक्ट एक ही वर्किंग करवा दें यार। शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट प्लस further processing cost, which means 1700 is the total manufacturing cost. समझ आ रही मेरी बात? सिमिलरली बी के लिए 4000 प्लस 1000, ये प्लस समझ आ रहा है प्लीज? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। ये भी चला दो यार थोड़ी देर, एसी वगैरह चला दो, पीछे वाला भी चला दो। $8,000 plus 2000, any confusion please? अब अगर इसी डेटा से प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी हो, इस डेटा की बेस पे अगर प्रोडक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन में लाएं, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मेरी तरफ देख के बताएं प्रॉफिट कैसे आना चाहिए, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह वगैरह। तो इसी डाटा को अगर देखें तो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रोडक्ट ए को फाइनली कितने पे बेच रहे हैं, 2000 पे, क्या ख्याल है? और कॉस्ट टोटल कितनी आ रही है, 1700। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है आपके सामने, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही है। तो इसी डाटा की बेस पर अगर देखें तो व्हाट इज द प्रॉफिट जो हमने ए से कमाया, प्लीज समझ आ रहा है सर? बी की वैसे कैसे फिगर सोचें, बी को फाइनली कितने में बेच रहे हैं, 6000, और बनाने का टोटल खर्चा। तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंकर हो रही हो तो शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट की बेस से हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। फिर अगर प्रॉफिट निकालना हो तो सेल लेस एक्सपेंसेस करके प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। प्रोडक्ट वाइज भी ये वर्किंग हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गया? एक नजर देख लें, कोई कंफ्यूजन प्लीज? आ जाए सर, थोड़ा आगे आ जाए। अगर प्रोडक्ट्स, अब दोनों एग्जांपल्स जो इससे सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट मेथड में हुई हैं, उन दोनों को इकट्ठा समझें जरा दोबारा। तो अगर तो प्रोडक्ट सेपरेटर पॉइंट पे सेलेबल है तो फिर तो आप सेपरेटर पॉइंट की सेल वैल्यूज की बेस पे एलोकेशन कर लेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट सेपरेटर पॉइंट पे सेलेबल नहीं है तो देन फिर क्या करेंगे, अज्यूम्ड सेल वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब इसी में बेटा एक लास्ट वेरिएशन एक और लिखना है, एक छोटी सी एग्जांपल और बना लें। लेट्स वंस अगेन एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें जॉइंट कॉस्ट सपोज 100,000 इंकर हुई है। वंस अगेन सपोज 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। जस्ट एक मिनट जरा बोर्ड पर देखना पहले। लेट्स अब सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि प्रोडक्ट ए को फर्दर प्रोसेस करके सेल किया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट बी और सी जो है ये सप्लेट ऑफ पॉइंट पे सेल की जा सकती हैं। वंस अगेन अगर सेल वैल्यू मेथड है, सेल वैल्यू एट सप्लेट ऑफ पॉइंट मेथड है, तो अब इस सिनेरियो में जहां कुछ प्रोडक्ट सप्लेट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल है और कुछ प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेलेबल हैं, तो कुछ आप सजेस्ट करेंगे अब वर्किंग कैसे होनी चाहिए?
सर बैठे सर। If some products are sellable at separator point and some are sold after further processing, तो फिर सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट मेथड कैसे अप्लाई होना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है? किन प्रोडक्ट्स के लिए क्या होना चाहिए और किसके लिए क्या हो जाएगा? बी और सी की सेल वैल्यू एट सेपरेटर वैसे ही अवेलेबल हो जाएगी, तो वैसे कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट ए के लिए फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करके फिर जो फाइनली सेल अज्यूम सेल वैल्यू आ जाएगी, तो फिर वो जो फाइनली सेल वैल्यूज आ जाएंगी उसकी बेस पे एलोकेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया प्लीज? अगर सारी प्रोडक्ट सेपरेटर पॉइंट पे सेल हो रही हैं तो सबकी सेल वैल्यू सेपरेटर अवेलेबल हो जाएगी। सारी प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस हो रही हैं तो सबकी अज्यूम सेल वैल्यूज आ जाएंगी। कुछ प्रोडक्ट सेपरेटर पॉइंट पे सेल हो रही हैं, कुछ फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हो रही हैं, तो जो सेपरेटर पॉइंट पे हैं उनकी एज इट इज सेल वैल्यूज आ जाएंगी, और जो फर्दर प्रोसेस हो रही है उनके लिए अज्यूम सेल वैल्यूज फाइंड आउट करके फिर हम एलोकेशन कर लिया करेंगे। एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख लें, एग्जांपल भी कंप्लीट कर लें। एग्जांपल लिख लें फिर इसके नीचे एक छोटा पैराग्राफ लिख लें। In this case, we calculate sale value at split off point for product B and C, while या इस तरह से बना लें सेंटेंस, for product B and C and sale value at and assumed sale value at separate point, assumed sale value at separate point for product A, every other thing remains same. एवरी अदर थिंग रिमेन सेम का मतलब फिर इन फिगर्स का टोटल कर लेंगे और उस टोटल की बेस पे एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा काइंडली? एनी कंफ्यूजन? चले सर, एलोकेशन के बस ये दो ही मेथड्स हैं जॉइंट कॉस्ट को अगर एलोकेट करना है जॉइंट प्रोडक्ट्स में। नंबर वन इज फिजिकल क्वांटिटी मेथड एंड नंबर टू इज सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट मेथड। इसी की एक छोटी सी वेरिएशन और है, वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो चलो डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट। इनिशियली कल जब डिस्कशन स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स दो तरह की प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। एक कॉमन प्रोसेस से जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। समझने के एंगल से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स, और अगर इनसिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोडक्ट बन जाए तो बाय प्रोडक्ट। इनिशियली ये जो कल अभी तक हमने पहले वर्किंग की है इसमें हमने जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट करना सीखा है। अब मैं अलहदा से डिस्कस करूंगा कि ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या है, फिर इंशाल्लाह जब क्वेश्चंस करेंगे तो इनको मिक्स करके भी डिस्कस करेंगे। आप अपने वर्ड्स में बता देंगे आपको क्या पता अभी तक कि बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं? अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू प्रोडक्ट बन गई है जिसकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट्स को ज्यादा नहीं है,
तो उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो मैंने पहले आपके साथ वैसे डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में फिर इंशाल्लाह इसको लिख भी लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी वो ये है कि बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं करते। मत लिखिएगा भी, जरा मैं बात पूरी कर लूंगा। लेट्स अज्यूम एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें 100,000 जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है, 3 प्रोडक्ट्स बनी है ABC, और इसी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में सपोज एक प्रोडक्ट Z भी बनी है। लेट्स अज्यूम ABC आर जॉइंट प्रोडक्ट्स, इनकी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर सिग्निफिकेंट है, और जब प्रोडक्ट Z सपोज है ये एक इमटेरियल आइटम है, तो सपोज इट इज अ बाय प्रोडक्ट। मैंने शायद कल बताया था आपको कि एग्जाम में हमें आइडिया होना चाहिए वैसे, जॉइंट प्रोडक्ट्स आर सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स, बाय प्रोडक्ट इज इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम। लेकिन एग्जाम सिनेरियो में ये डिसीजन आपने नहीं लेना होगा, एग्जामिनर ही बताएगा कि जॉइंट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, बाय प्रोडक्ट कौन सी हैं। आपको जस्ट उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम ये जी जो प्रोडक्ट बनी है ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस हुई है। अब 1 लाख रुपीज की जो कॉस्ट इंकर हुई है, क्या उसमें कुछ ना कुछ शेयर ABC के साथ साथ जी का भी होगा? रॉ मटेरियल प्रोसेस हुआ, लेबर ओवरहेड्स का खर्चा हुआ, 3 प्रोडक्ट्स बन गई ऐसी जिनकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, और एक सपोज जी इनसिग्निफिकेंट प्रोडक्ट भी बनी है। कुछ ना कुछ कॉस्ट जरूर इस लाख रुपए में से जी पे भी आई होगी। लेकिन जी बेटा क्योंकि इमटेरियल सी आइटम है, इमटेरियल सी आइटम है, इनसिग्निफिकेंट सी आइटम है, तो कॉस्ट उस पर इंकर तो हुई है, लेकिन बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं करते। क्या इंकर ही नहीं हुई कॉस्ट? एलोकेट इसलिए नहीं करते क्योंकि इनसिग्निफिकेंट सी चीज है। इट मींस इस केस में भी ये 1 लाख बस किस 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 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? A, B एंड C में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बिकॉज इट इज एन इनसिग्निफिकेंट आइटम। अकाउंटेंट्स जो है वो अपना टाइम हमेशा यूज करते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स पे, सिग्निफिकेंट चीजों पे। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा हुआ है। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो सिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, मेजर आइटम्स हैं, उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या अगर कैलकुलेशन कर रहे हो कभी आप और आंसर पॉइंट्स वगैरह में जा रहा हो तो उसको राउंड अप कर लेते हैं हम। क्यों राउंड अप कर लेते हैं? क्योंकि इनसिग्निफिकेंट आगे वर्ड्स फिगर्स आ रही हैं, तो उनको हम इग्नोर करके बस सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रहते हैं। तो एज एन अकाउंटेंट आप अपना हमेशा टाइम यूटिलाइज करते हैं सिग्निफिकेंट मटेरियल आइटम्स पे। इसीलिए अगर कोई इमटेरियल आइटम बाय प्रोडक्ट वाली बनी भी है तो आप उसे कॉस्ट एलोकेट नहीं करते हैं। क्या कॉस्ट इंकर नहीं हो रही या एलोकेट नहीं हो रही? 1 लाख की जो कॉस्ट है उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन जरूर जी का होगा, लेकिन वो उसको एलोकेट होने के बजाय बस किन प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? A, B एंड C जो जॉइंट प्रोडक्ट्स है। तो पहली चीज कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू, अभी ना मत लिखें, ठहर जब बात पूरी करूंगा। कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बाय प्रोडक्ट इज, या फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू बाय प्रोडक्ट जो आपके जहन में रहना चाहिए, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट। सेकेंडली, अब क्या ये पॉसिबल है कि इस बाय प्रोडक्ट की कोई सेल वैल्यू हो, इसे बेचा जा सकता हो? एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि इस बाय प्रोडक्ट की कोई सेल वैल्यू भी नहीं है, बस ये बन गई है, इसे हम बेच भी नहीं सकते हैं। इट मीन्स बस हमने इसे शायद फेंकना ही है, तो कॉस्ट इस पे एलोकेट होनी नहीं है। और अगर रिकवरी वैल्यू या सेल वैल्यू भी नहीं है फिर तो ये जी बिल्कुल ही इग्नोर हो जाएगी। क्या होना नहीं है और क्या है नहीं? कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं है, और सेल वैल्यू अगर नहीं है तो उसकी भी कोई बहस नहीं होनी है। इन अदर वर्ड्स, इस सिचुएशन में प्रोडक्ट जी कंप्लीटली अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इग्नोर कर देंगे। लेकिन देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि बाय प्रोडक्ट को बेचा जा सकता हो, और अगर बेचा जा सकता है तो फिर बेच के कुछ कैश रिसीव हो रहा होगा। तो कॉस्ट तो एलोकेट नहीं होनी है, लेकिन वो जो कैश आपको रिसीव होगा फिर बस उसकी काउंटिंग हम करेंगे। कैश आएगा या जाएगा? बेच के जो कैश आएगा उसकी बात हो रही। तो देन बस उस कैश का जो कैश रिसीव होगा उसका आप ट्रीटमेंट करेंगे, और उस कैश की एंट्री बस आप लोगों ने मुझे हेल्प करनी है कि क्या होनी चाहिए। कैश ने तो डेबिट हो जाना है, कैश ने डेबिट हो जाना है। रेवेन्यू फ्रॉम बाय प्रोडक्ट टाइप चीज बननी है, तो
तो वन वे इसके इस कैश को अदर इनकम के तौर पे ट्रीट करना है। क्या डबल एंट्री बन जाएगी? कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स ए बी एंड सी प्रोडक्ट्स जब बेच रहे होंगे तो इनकी जो रेवेन्यू की अमाउंट है वो तो स्टार्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाएगी, सेल ऑफ ए बी एंड सी। लेकिन अगर प्रोडक्ट जी को बेच के बाय प्रोडक्ट को बेच के पैसे रिसीव हुए हैं तो उसे मेन इनकम में ऐड करने की बजाय आप अदर इनकम किधर होती है? सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फिर अदर इनकम में बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अब आ जाए, जो मैंने फर्दर बात की वो फिर मैं अभी लिख के करता हूँ। तो एंट्रीज बस आपने बनवानी है मुझे, जरा यहाँ तक लिख लें जरा एग्जाम्पल के तौर पे, फिर मैं पॉइंट नंबर 2 वगैरह डिस्कस करता हूँ। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज वगैरह ठीक है? कोई इशू तो नहीं प्लीज? ये हसन मेरा ख्याल है, आप जरा काइंडली अगर रीजॉइन करके जरा चेक करें। मुबीन कैमरा जरा देखना है। जी यहाँ तक पॉइंट नंबर 1 लिख लिया जी। सेकंड पॉइंट लिखे सर, इफ बाय प्रोडक्ट हैज some recovery value, recovery value means ब्रैकेट में लिखें सेल वैल्यू, then if byproduct has some recovery means sale value, then पे जरा रुकें जरा। देन एक ट्रीटमेंट तो मैंने अभी आपको बताया कि उस रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैश डेबिट, या बल्कि कैश के साथ कैश या स्लैश पैसे मिल गया तो कैश डेबिट, अगर अभी नहीं मिले बेच दिए तो अक्रूवल बेसिस पे एंट्री हो जाएगी कैश या रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। वन वेज के जो रिकवरी वैल्यू है उसे अदर इनकम के तौर पे ट्रीट कर लें, यहां तक लिख लें जरा। इस वक्त जॉइंट प्रोडक्ट्स की डिस्कशन में कर रहा हूं या बाय प्रोडक्ट? अगर जॉइंट प्रोडक्ट बेचेंगे तो उसकी सेल कहाँ आएगी, उसका रेवेन्यू कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के स्टार्ट में। अगर 3 प्रोडक्ट्स हैं तो ए बी एंड सी तीनों का ऐड हो रहा होगा। बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू को अदर इनकम के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन बेटा अब आगे लिखने से पहले एक और चीज पहले सुननी है आपने, लेकिन इसी रिकवरी वैल्यू का एक ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी हो सकता है, वो जरा पहले बोर्ड पे देखना। लेट्स अज्यूम इस एग्जांपल में जो मैं आपके सामने प्रोडक्ट्स वाली एग्जांपल बना रहा हूँ ए बी सी के साथ जी की, लेट्स अज्यूम इस बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू है बाय प्रोडक्ट हैज अ रिकवरी वैल्यू ऑफ रुपीज, अब बाद में कंप्लीट कर दीजिएगा, 1 मिनट आ जाए। लेट्स अज्यूम 1000 रुपीज। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ 1000 अगर इसे अदर इनकम बनाना है? कैश या रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट 1000 रुपीज से एंट्री हो जाएगी। लेकिन एक और इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट भी है, और वो क्यों है वो फिर इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। आप जरा 1 लाख ढूंढे जो जॉइंट कॉस्ट है। 1 लाख जो कॉस्ट है वो हमारी इंकर हुई है ताकि ये हमारी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकें। 1 लाख कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स में कैश आउटफ्लो हुआ है, ये हमारा खर्चा हुआ है।
उसके रिजल्ट में 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स और एक बाय प्रोडक्ट बनी। वन वे इसके बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का अदर इनकम बना लें। ऑल्टरनेटिवली बेटा ये भी कर सकते हैं कि 1 लाख कैश आउटफ्लो है और ये 1000 जो है बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वाला ये कैश इनफ्लो होना है। 1 लाख इज कैश आउटफ्लो और उसी कैश आउटफ्लो के रिजल्ट में ही ये बाय प्रोडक्ट भी बनी है और इस बाय प्रोडक्ट को बेच के 1000 रुपीज रिकवर भी किए जा सकते हैं। तो अनदर पॉसिबल ट्रीटमेंट इज कि रादर देन कि इस 1000 रुपीज ऑफ रिकवरी वैल्यू को आप अदर इनकम बनाएं, ये भी कर सकते हैं कि जॉइंट कॉस्ट में से इस 1000 को नेट ऑफ कर लें या प्लस कर लें। 1 लाख कैश आउटफ्लो हुआ था और 1000 कैश इनफ्लो है, इसे नेट ऑफ कर लें। किसको किससे नेट कर लें? रिकवरी वैल्यू को जॉइंट कॉस्ट से नेट ऑफ कर लें और जो फिर नेट 99,000 इस केस में रह जाएगा उसे फिर ए बी और सी प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप 1000 को अदर इनकम बनाएंगे तो देन 1 लाख रुपीज ही ए बी और सी पे जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिव में एक ये भी अलाउड है कि 1000 की रिकवरी वैल्यू को पहले जॉइंट कॉस्ट से नेट ऑफ कर लें और फिर जो नेट जॉइंट कॉस्ट रह जाएगी उसे फिर प्रोडक्ट्स मींस जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट कर दें। फाइनली जरा प्लीज बोल दें मैं किसको किससे नेट ऑफ करना चाह रहा हूँ। कोई इस केस में जरा सोच के कोई अकाउंटिंग एंट्री सजेस्ट करेंगे? कैश ने तो आना ही है ना बेटा, तो कैश या रिसीवेबल डेबिट क्या क्रेडिट होने की बजाय अब क्या क्रेडिट हो जाएगा? अदर इनकम क्रेडिट होने की बजाय जॉइंट कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी। क्या इस नेट ऑफ के रिजल्ट में हमारा खर्चा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? तो रादर देन कि आप अदर इनकम क्रेडिट करें, कैश रिसीवेबल डेबिट जॉइंट कॉस्ट क्रेडिट होके जो नेट अमाउंट बचेगी फिर वो एलोकेट हो जाएगी। कुछ बात मेरी समझ आई है सर? तो वन वे ऑफ रिकवरी वैल्यू ट्रीटमेंट इज अदर इनकम बना लें और या दूसरा वे क्या है जरा करवाएं जरा एंट्री क्या बता रहा हूँ। क्या पैसे आने हैं सर, क्या पैसे आने हैं बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू के अगेंस्ट पैसे आने हैं, या अदर इनकम बना लें और या अदर इनकम बनाने की बजाय जॉइंट कॉस्ट में से नेट ऑफ करना। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट कर दो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस है या इनकम है? तो क्रेडिट करने का क्या मतलब होगा? 1000 1 लाख से नेट ऑफ होके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो रही है, विच मींस हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं अगेंस्ट रिकवरी वैल्यू। क्लियर है? कुछ कर लें कंप्लीट, ऊपर बल्कि फिगर भी एक अज्यूम कर लें ब्रैकेट में तरफ। सेकेंड एंट्री के नीचे एक छोटा सा एक छोटी सी लाइन लिखना जरा ब्रैकेट में। आफ्टर दिस एंट्री net joint cost will be allocated to net joint cost will be allocated to सेंटेंस पूरा करवाएंगे जरा। जॉइंट प्रोडक्ट्स, क्या कॉस्ट है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स पे ही एलोकेट होनी है? क्या बाय प्रोडक्ट पे भी कॉस्ट एलोकेट होती है? जॉइंट कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स पे ही एलोकेट होती है। तो आफ्टर दिस एंट्री जो नेट जॉइंट कॉस्ट रह जाएगी विल बी एलोकेटेड टू जॉइंट प्रोडक्ट्स आइदर बाय यूजिंग, अब ये मैं लिख नहीं रहा वैसे याद करवाना चाह रहा हूँ, आइदर बाय यूजिंग कौन सा मेथड, ये कौन सा मेथड? जॉइंट कॉस्ट को अगर जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट करना है तो या कौन सा मेथड, या फिजिकल क्वांटिटी मेथड यूज कर लेंगे या सेल वैल्यू एट सेपरेटर पॉइंट। एग्जामिनर इंशाल्लाह बताएगा, हम उसकी बेस पे वर्किंग कर लेंगे।
दो मेन प्रिंसिपल्स काइंडली, नंबर वन, बाय प्रोडक्ट पे कॉस्ट एलोकेट नहीं होती। हाँ, अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है तो या उसे अदर इनकम बना लें और या उसे जॉइंट कॉस्ट में से नेट ऑफ कर लें। अगर एग्जामिनर ट्रीटमेंट बता दे सवाल में कि अदर इनकम बनाना है या नेट ऑफ करना है, फिर तो हम वही करेंगे जो कहेगा। लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट बताता नहीं है, तो एक नोट लिख लें जरा। अगर बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू का ट्रीटमेंट एग्जामिनर ना बताए तो बाय डिफॉल्ट फिर कौन सा मेथड है वो जरा लिख लेते हैं जरा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट regarding the treatment of recovery value byproduct, if question is silent regarding the treatment of recovery value byproduct, क्वेश्चन में अगर नहीं नजर आ रहा लिखा हुआ तो then deduct the recovery value from the joint cost। प्रेफरेबल मेथड ये सेकंड वाला है, बी जो मैंने लिखा था। अदर इनकम भी बना सकते हैं, जॉइंट कॉस्ट से नेट ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो नॉर्मल तरीका जो अडॉप्ट किया जाता है क्वेश्चंस में एग्जामिनर जो यूज करता है दैट इज किसको किस में से डिडक्ट कर लें। इट मींस बाय डिफॉल्ट कौन सी एंट्री जहन में रखें, कैश डेबिट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। अब बेटा इंशाल्लाह भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमने। आप लोग इस तरह करें, जो कल से लेके आज तक की भी बात हो सकी है उसको जरा एक नजर काइंडली रजिस्टर में जरा मेन हेडिंग्स कम से कम रिवाइज कर लें। ये मीन वाइज जरा काइंडली वो एक सेट आपके पास, ये पेजेस जरा दे दें कॉपी में, जस्ट एक मिनट। ये स्टार्ट से जरा दीजिएगा, खुद ही पीछे चले जाएंगे, या बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दे दें। आपके पास बेटा पेजेस अभी आएंगे एक एक सेट रख के, अगर एक्स्ट्रा होंगे आपके पास तो फिर पीछे बाकी देते जाइएगा। ये मुबीन जरा साथ में जाना। जी सर। मैं अभी सबसे पूछ कर बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये काइंडली एक एक सेट रख लें, एक्स्ट्रा अगर हैं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कर लें, साथ वाले को भी एक एक दे दें प्लीज प्लीज प्लीज। अगर ज्यादा हो तो पीछे पकड़ाते जाएं, अगर कम हो तो जरा मुझे बताते जाएं, मैं फिर उससे कह देता हूँ कि एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो एक एक लेके, अगर एक्स्ट्रा हो तो काइंडली पीछे देते रहें। और अगर ये सेट मिल जाए सर तो रजिस्टर में से जरा रिवाइज कर लें जो कल से बात चल रही थी। वैसे तो मेरे ख्याल बुक्स अवेलेबल हो गई हैं शायद, लेकिन ये कुछ दिन जरा पेजेस संभाल लें। जब तक बुक आपके पास ये मैसेज करवाया बुक का मुबीन, बुक का मैसेज करवाया बच्चों को, अभी तो नहीं ना हुआ। ये नजरात के पास सेट नहीं आया, काइंडली जरा बता दीजिएगा जरा, पीछे ही रहते हैं। एक्स्ट्रा अगर सेट कहीं पड़े तो प्लीज दे दें। एक्स्ट्रा अगर सेट रह गए हैं किसी के पास तो प्लीज पकड़ा दें। ये मुबीन जरा एक्स्ट्रा सेट ले लेना है। कुछ लोग रह गए अभी, सबके पास आ गए, ये कॉपी करवा देना फिर यार। ये काइंडली बताइएगा कितने लोग रह गए अब? थोड़ा सा हाथ थोड़ा ऊंचा कर लें ताकि पता चल जाए। ये 4-5 सेट अभी चाहिए।
चलिए मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, अब आप भी, मैं आपके सामने रखता हूँ क्वेश्चन, आप लोग आंसर दें। एक सामने में से सवाल पूछा है कि अगर अदर इनकम बनाएंगे तो क्या प्रॉफिट में इंक्रीज आ जाएगा? अदर इनकम में बेटा ऐड हो जाएगा ना, अल्टीमेटली प्रॉफिट ही बढ़ेगा। लेकिन मेरा सवाल जरा एक दूसरा भी अब है, ये सेकंड ट्रीटमेंट जरा सामने रखें। अगर अदर इनकम क्रेडिट करने की बजाय, अच्छा ये क्लियर है कि या अदर इनकम क्रेडिट करेंगे या कॉस्ट में से लेस करेंगे, ये दोनों नहीं है। अदर इनकम भी बना लें, अदर इनकम भी क्रेडिट कर लें और कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट भी, ये बात नहीं हो रही है। या क्या कर लें, या क्या कर लें? अदर इनकम क्रेडिट करेंगे तो ऑब्वियसली बेटा अदर इनकम में प्लस हो जाएगी फिगर, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड एंट्री अगर की जाए तो उसका भी कोई प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा, उससे भी अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन वो कैसे बढ़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट होने से एक्सपेंस रिड्यूस होकर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो नेट इफेक्ट शायद दोनों का सेम है। प्रेफरेबल इन सेंस, जो मैंने एंड में नोट लिखवाया, नॉर्मली जो एग्जामिनर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यूज करता है, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो वो मैंने लिखवाया, वरना दोनों ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं। पहला स्टेप यही है कि हम क्वेश्चन में पढ़ा करेंगे कि क्या कोई बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बताया हुआ है, अगर तो बताया हुआ तो अकॉर्डिंगली करेंगे, और अगर नहीं बताया हुआ तो फिर हम सेकेंड ट्रीटमेंट मीन्स जॉइंट कॉस्ट में से नेट करने वाला प्रेफरेबली यूज किया करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से जरा स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास प्लीज कॉपीज नहीं भी हैं, आपके साथ वालों के पास है, वक्ती तौर पे शेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जरा सामने रखना जरा। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना सर मेन इशू होता है, तो एक एक बात ध्यान से सुननी है। क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, सब लोगों ने इन्वॉल्व रहना है। प्लीज फुल कंसंट्रेट। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करें, फर्स्ट लाइन से शुरू करें। एम कंपनी बायज Xeon for processing. At the end of processing in department 1, Xeon splits off into product A, B and C. अब यहां तक अगर दोबारा गौर से देखा जाए तो Xeon कोई रॉ मटेरियल महसूस हो रहा है, मेरे अलावा किसी को महसूस हो रहा है? प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 में प्रोसेसिंग जब हो जाती है तो Xeon से 3 तरह की प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, A, B and C. Okay, please. A is sold at split off point with no further processing. B and C requires further processing before they can be sold. B is processed in department 2 and C is processed in department 3. अच्छा, इन क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते आपके जहन में कोई डायग्राम सॉर्ट ऑफ, जिस तरह मैं अभी एग्जांपल्स में बना रहा था, वो बननी चाहिए। फर्स्ट लाइन में जरा जाए। एक डिपार्टमेंट 1 है, उसमें क्या चीज इन हो रही है? Xeon। क्या चीज आउट हो रही है? A, B एंड C। अगली लाइंस पढ़े। ए ने तो एज इट इज सेपरेट पॉइंट पे ही लिखा हुआ है सेल होना है, बी ने कहाँ जाना है? डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाना है। क्या डिपार्टमेंट 2 में जितनी कॉस्ट आएगी वो सिर्फ प्रोडक्ट बी ही की होगी? डिपार्टमेंट 2 की जो कॉस्ट होगी वो तो सिर्फ बी ही की होगी, और डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट, डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ बी होगी, और डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट, लेकिन डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट होगी वो शायद ए, बी और सी तीनों से रिलेटेड होगी। Fourth line, following is a summary of costs and other related data for the year ended 30th June 2015. पढ़ें जी इंफॉर्मेशन। डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हैं 1 to 3, रुपीज में फिगर्स दी हुई हैं। लेफ्ट साइड से पढ़ें। कॉस्ट ऑफ Xeon सिर्फ डिपार्टमेंट 1 में ही है। डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट 1 में भी हैं, 2 में भी हैं, 3 में भी हैं।
डिपार्टमेंट 1 की तीनों फिगर्स को जरा अकाउंटेंट बन के गौर से देखें। कॉस्ट ऑफ जियोन प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 1 आ जाएगी प्लीज, ठीक है। डिपार्टमेंट 2 में लेबर ओवरहेड्स हैं और डिपार्टमेंट 3 में भी लेबर ओवरहेड्स हैं। डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी एंड डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट इज, तो फर्दर रॉ मटेरियल ऐड नहीं हो रहा शायद, लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि फिनिशिंग के लिए फर्दर को रॉ मटेरियल्स भी ऐड हो रहे हो। सिंपली इस एग्जांपल में अभी सिर्फ डिपार्टमेंट 1 में एक जियोन रॉ मटेरियल का शायद जिक्र है। चलो आगे। पहले आपके पास ये 3 डिपार्टमेंट्स का डाटा था ऊपर टेबल में, अब 3 प्रोडक्ट्स का डाटा आ रहा है, प्रोडक्ट ए बी एंड सी। फुल कंसंट्रेट लेफ्ट साइड दोबारा, यूनिट्स सोल्ड 20,000, 30,000 and 45,000. Units on hand as on 30th June 2015. ईयर एंड की बात हो रही है। ए के कितने यूनिट्स इन हैंड है? क्लोजिंग स्टॉक है शायद। बी के कितने यूनिट्स इन हैंड है? सी के कितने यूनिट्स इन हैंड है? देन लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है सेल्स इन रुपीज। ये 30,000, 96,000, 141, 750 क्या है? सेल के रुपीज हैं। मेरी तरफ जरा देखें सारे, सेल के रुपीस कैसे बनते हैं? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। क्या ख्याल है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? बोर्ड पे एक सेकंड देखें, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 30,000 रुपया सेल रुपीस है, ये 20,000 यूनिट्स की सेल वैल्यू है? सही कह रहा हूं सर? सिमिलरली प्रोडक्ट बी के 30,000 यूनिट्स 96,000 के बिके हैं, एंड लास्ट वन आप बताएं। 45,000 यूनिट्स 141,750 के बिके। जो यूनिट्स इन हैंड है क्या वो भी बिक गए? तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में बिकेगा, लेकिन क्या जो यूनिट्स इन हैंड होते हैं वो बन गए होंगे? जो स्टॉक में यूनिट्स पड़े हैं क्या वो प्रोड्यूस हो गए? लेकिन अभी वो सेल नहीं हुए होंगे, इसलिए तो स्टॉक में पड़े। तो जो सेल रुपीस दिए हुए ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के सेल रुपीस होंगे। अब अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पता चल जाए, सेल रुपीस पता चल जाए, तो जरूरत पड़ने पे आप सेल प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं। क्या बोला मैंने? क्या मिल जाए, क्या मिल जाए तो क्या आ सकता है? यूनिट सोल्ड मिल जाए, सेल के टोटल रुपीस मिल जाए, तो क्या ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि एक यूनिट कितने का बेचा है? तो डेफिनेटली मैं नहीं कह रहा अभी कैलकुलेट करें, अगर जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट हो सकता है। लास्ट पैराग्राफ रिक्वायरमेंट से पहले, देयर वर नो इन्वेंट्रीज ऑन हैंड एट 1 जुलाई 14। 1 जुलाई 14 का मतलब यहाँ ओपनिंग है शायद, 30 जून ईयर एंड आ रहा था। तो साल के शुरू में देयर वर नो इन्वेंट्रीज ऑन हैंड एट 1 जुलाई 2014 एंड देयर वाज नो जियोन ऑन हैंड एट, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग नहीं है और इन्वेंट्रीज का ओपनिंग नहीं। ये इन्वेंट्रीज वर्ड किसके लिए होता है? किस स्टॉक के लिए? नहीं, इस तरह नहीं। स्टॉक बेटा वर्ड जो है वो रॉ मटेरियल के स्टॉक के लिए भी हो सकता है, फिनिश गुड्स के लिए भी, वर्क इन प्रोसेस भी। इवन स्टॉक वर्ड और इन्वेंट्री का वर्ड जो है ये इंटरचेंजेबली यूज होता है। तो देयर मे बी 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज या स्टॉक इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। रॉ मटेरियल, बोले आगे। तो शायद अगर सेंटेंस दोबारा पढ़ा जाए तो पहले वो कहता है देयर वर नो इन्वेंट्रीज ऑन हैंड ऑन 1 जुलाई 14। डाटा जो ऊपर से हम पढ़ के आए नीचे, ये तो हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट ए का और प्रोडक्ट सी का स्टॉक क्लोजिंग बचा हुआ है। अब यहाँ अगर वो कह रहा है ओपनिंग नहीं है, तो मेरा ख्याल है ना रॉ मटेरियल का ओपनिंग है और ना ही फिनिश गुड्स का, और आगे वो ये बता रहा है कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग भी नहीं। ये बात मेरी कुछ क्लियर हो रही है? जरा दोबारा लिंक करें जरा। क्या फिनिश गुड्स में से ए और सी का क्लोजिंग है, लेकिन जियोन का ना क्या है और ना क्या है?
ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, का मतलब ये हुआ कि जितना परचेज हुआ होगा वो सारा का सारा यूज हो गया होगा। पिछले पीरियड से कोई नहीं बचा हुआ था, जो खरीदा है इस पीरियड में वो सारा यूज हो गया होगा। क्या रॉ मटेरियल के स्टॉक्स बच सकते हैं? बच सकते हैं, लेकिन इस डेटा के मुताबिक रॉ मटेरियल का ना ओपनिंग है और ना क्लोजिंग है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग नहीं है, लेकिन फिनिश गुड्स में ए और बी का, सॉरी ए और सी का पता चला हमें। बी जरा ढूंढने ऊपर टेबल में, बी का क्लोजिंग स्टॉक है, इसका मतलब फिर वो जितने यूनिट्स बने होंगे वो सारे सेल भी हो गए होंगे। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? दोबारा पढ़ने हैं लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट लाइन, all units on hand at 30th June 2015 were complete as to, underline the words, were complete as to processing। ये लाइन पढ़ के आप बताएं, ये लाइन आपको क्यों बताना चाह रहा है? कोई यूनिट्स इन हैंड है वैसे? कितने और कितने? क्या ये वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं? तो इस लाइन में क्या बताना चाह रहा है कि ये कंप्लीट हो गए हैं। क्या फिनिश गुड्स के कुछ यूनिट इन प्रोसेस भी हो सकते हैं? इन प्रोसेस भी हो सकते हैं, लेकिन है नहीं। तो फिलहाल अभी इस डाटा में वर्क इन प्रोसेस नहीं आएगा, लेकिन वर्क इन प्रोसेस भी अगर आ जाए तो इंशाल्लाह गेम फिर और सीरियस हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? फाइनली ये पता चल गया कि ये जो ए और जी और सी के सॉरी यूनिट्स हैं, ये कंप्लीट एज टू प्रोसेसिंग मींस फिनिश फॉर्म में पड़े हैं। क्या फिनिश फॉर्म में अगर पड़ा है पर यूनिट तो उस पर सारी 100% कॉस्ट आ गई होगी? अगर फिनिश गुड्स का यूनिट बना लिया है तो उस पर जितना मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का खर्चा होना होगा वो हो गया होगा। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? जिसपे लेस देन 100% कॉस्ट इंकर हुई हो। ठीक है प्लीज, तो वर्क इन प्रोसेस नहीं है प्लीज। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? लास्ट सेंटेंस पढ़े जी। एम कंपनी यूजेस, अंडरलाइन कर लें जरा, मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट टू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट का ट्रीटमेंट बता रहा है। यहाँ मार्केट वैल्यू सिंपली मीन ब्रैकेट में लिखना जरा सेल वैल्यू। क्या आप अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट वैल्यू पे बेचते हैं? सोच ले सोच ले सोच ले, आप तो सेल वैल्यू पे नहीं बेचते। आप अपनी प्रोडक्ट को सेल वैल्यू पे बेचते हैं या मार्केट वैल्यू पे? हम मार्केट वैल्यू पे बेचते हैं और बेचने के बाद उसी को हम सेल वैल्यू करते हैं। क्या आप चीजें मार्केट में मार्केट वैल्यू पे बेचेंगे सर? बिजनेस कर रहे हैं सर, तो चीजों को जिस प्राइस पे आप मार्केट में बेच रहे हैं वही प्राइस आपकी सेल प्राइस भी है। किस चीज का ट्रीटमेंट बताया हुआ है एंड में आखिरी लाइन में? किस चीज का ट्रीटमेंट बताया है? जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने का क्या ट्रीटमेंट बताया हुआ है? रिक्वायरमेंट्स में अभी आपके साथ पढ़ के अंडरस्टैंड करवाता हूँ आपको। आप जरा दोबारा पढ़ लें और जरा मुझे ये भी चीज बता दें, कोई बाय प्रोडक्ट का भी जिक्र है? ये देखें जरा, डाटा रिवाइज करूंगा। बाय प्रोडक्ट का कुछ स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन, कुछ स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बस फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 जरा सिंपल सा है, इसमें 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, एलोकेशन का मेथड उसने सेल वैल्यू बताया है। कुछ रीजनेबली समझ आ गया? हाँ, रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट 1, market value at split of point for product is total units to be total units produced for the year। दोबारा पढ़ें रिक्वायरमेंट 1। ये रिक्वायरमेंट्स इनिशियली सर जी समझना जरा थोड़ा सा टफ हो जाता है, अपने वर्ड्स में जरा ट्रांसलेट करेंगे जरा, मैं भी करता हूँ। प्रोडक्ट ए के जो टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी स्प्लिट ऑफ पॉइंट की मार्केट वैल्यू मांग रहा है। जो यूनिट्स सेल हुए हैं या जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो डिफरेंस है प्रोड्यूस और सोल्ड में। क्या प्रोड्यूस का मतलब जो बने हैं,
सेल का मतलब क्या प्रोडक्शन और सेल सेम हो सकती है? प्रोडक्शन और सेल हो सकती है अगर स्टॉक ना बचाओ। अगर स्टॉक नहीं बचा तो फिर जितने यूनिट्स बनाए हैं इसका मतलब आपने वो सारे सेल हो गए। लेकिन अगर स्टॉक बचा हुआ है तो फिर वो आपने यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस किए होंगे और सेल कम किए होंगे। जरा ए का डाटा ढूंढना, जरा ऊपर जरा टेबल में ए का डाटा ढूंढना। ए के यूनिट से सोल्ड कितने हैं? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग कितना था? 30,000 तो रुपीज नहीं यार। ओपनिंग यूनिट्स कितने थे? वो उसने बताया हुआ कि ओपनिंग स्टॉक्स नहीं थे। बने कितने थे? दोबारा जरा प्लीज। 20,000 सेल हुए हैं, 10,000 इन हैंड है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो फिर इसका मतलब 30,000 प्रोड्यूस हुए होंगे, उसमें से 20,000 सेल हो गए होंगे और 10,000 अभी इन हैंड पड़े हैं। मेरी को बात समझ आ रही है? मैंने क्या टेबल वाला 30,000 बोला है? ये नीचे 30,000 क्या है? ये तो सेल के रुपए हैं। मैंने 20,000 यूनिट सोल्ड देखे हैं, 10,000 इन हैंड स्टॉक देखा है। इन दोनों को देख के क्या पता चला है कि 30,000 यूनिट्स वुड हैव बीन प्रोड्यूस, जिसमें से 20,000 सेल हो गए हैं और 10,000 इन हैंड है। जरा प्रोडक्ट बी की वर्किंग करें जरा, एक मिनट बताएं कितने बने होंगे? कितने बने होंगे? 30,000 सेल हुए हैं, स्टॉक में कोई नहीं है, ओपनिंग भी नहीं था, तो इसका मतलब 30,000 ही प्रोड्यूस हुए होंगे। प्रोडक्ट सी जरा फाइनल करें, कितने प्रोड्यूस हुए होंगे? कैसे यार, कैसे यार? 45,000 सेल हुए हैं, 15,000 इन हैंड है, ओपनिंग अवेलेबल नहीं अभी, तो इसका मतलब 60,000 बने होंगे, तो 45,000 और 15,000 सेल होने के बाद 15,000 बचे होंगे। प्लीज क्लियर है? प्लीज दोबारा रिक्वायरमेंट ए में। रिक्वायरमेंट ए में फिलहाल वो आपसे अब मांग रहा है कि जो प्रोडक्ट ए के यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू बताएं। आए रजिस्टर खोलें। तीन चार क्वेश्चन अभी इनिशियली मेरे साथ आपको जरा मिलकर सॉल्व करने हैं, सही तरह अंडरस्टैंड करके, इंशाल्लाह फिर आप भी यूज टू हो जाएंगे। बहुत सारी कैलकुलेशन वर्किंग इन्वॉल्व होती है, तो फुली इन्वॉल्व है इंशाल्लाह। जैसे यूज टू होंगे फिर इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे क्वेश्चंस। ये बिजनेस नेम काइंडली बताएं। तो एम कॉर्पोरेशन ही लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट ए की हेडिंग बताएं। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले जाए ताकि पता हो क्या करने लगे। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, बल्कि मार्केट वैल्यू भी कौन सी पूछ रहा है? मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर लो। फर्स्ट पैराग्राफ में जाए हेडिंग लिख के जरा क्वेश्चन की। क्या प्रोडक्ट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल हो रही है? क्या प्रोडक्ट ए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल हो रही है सर? तो उसका फर्दर प्रोसेसिंग का इशू नहीं है। तो प्रोडक्ट ए की मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ फाइंड आउट करनी है प्रोडक्शन की। जी रेडी है जी? अब जी दोबारा जरा डाटा देखें गौर से। प्रोडक्ट ए की फिगर्स पे है। सबसे पहले यूनिट्स प्रोड्यूस फाइनल कर लें यार। 30,000 सबको क्लियर है प्लीज? एनी कंफ्यूजन? अब 30,000 बटा जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं इनकी मार्केट वैल्यू चाहिए। ओके प्लीज। कैसे निकाल सकते हैं इस डाटा से? जहां ये यूनिट्स की इंफॉर्मेशन थी उसके नीचे एक 30,000 ढूंढना था। ये 30,000 क्या था?
सेल्स के रुपीज हैं, सेल के ये रुपीज कैसे बने होंगे? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो कैलकुलेटर जरा उठाएं। 30,000 रुपए हैं, कितने यूनिट्स के ये सेल रुपीज हैं? डेफिनेटली भी लिख के करेंगे, लेकिन बात को समझ आती है, रिलेट हो सकता है। तो अगर 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000 किया जाए, ये डिवाइडेड बाय समझ आ रहा है? तो व्हाट इज 1.5? सेल प्राइस पर यूनिट। फर्स्ट पैराग्राफ में जरा जाए, क्या ये सेल प्राइस पर यूनिट एट सेपरेट पॉइंट है? रीजन, बेच ही सेपरेट पॉइंट पर है। तो व्हाट इज दिस 1.5? सेल प्राइस पर यूनिट। और क्या यही मार्केट प्राइस पर यूनिट है? और एट सेपरेट भी है, क्योंकि हम फर्दर प्रोसेस तो कर ही नहीं रहे। अब इस 1.5 को अगर मैं 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? तो क्या मार्केट वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ सकती है? आए लिख के करते हैं। सबसे पहले लिख लें यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। $20,000 प्लस 10,000। प्लीज मेरी सजेशन ये है, कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे अगर पूछे ज्यादा बेहतर है। साथ वाला भी भाई अभी क्लियर नहीं है, तो दो ऐसे नौजवान जो क्लियर नहीं है और आपस में डिस्कस करेंगे तो गेम कहाँ चली जाएगी, खतरनाक हद तक खराब कहीं ना हो जाए। तो प्लीज एनी कंफ्यूजन? 20 प्लस 10 क्या किया मैंने? प्लीज 20,000 प्लस 10,000 क्या कर दिया मैंने यार? यूनिट सोल्ड प्लस यूनिट्स इन हैंड इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देन उसके बाद अभी आपने फाइंड आउट किया है मार्केट प्राइस पर यूनिट, मार्केट प्राइस या स्लैश करके एक जरा सेल प्राइस या मार्केट प्राइस पर यूनिट। ये दोबारा सोच लें, सेल प्राइस मार्केट प्राइस एक ही बात है। अगर आप चीजें बेच रहे हैं तो मार्केट में चीजें आप मार्केट प्राइस पे बेचेंगे और वही फिर आपकी सेल प्राइस कहलाएगी। कैसे फाइंड आउट किया था 1.5? ये नाम बताने जरा, 30,000 क्या था? सेल के रुपीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, 1.5 पर यूनिट। सेल रुपीस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, सॉरी। एनी कंफ्यूजन? लास्ट स्टेप आप बताएं क्या करूं हम? किससे मल्टीप्लाई कर दूं यार? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है प्लीज, इज इक्वल टू, पूरा बोले 45,000 क्या आया? मायूसी ना फैलाएं प्लीज, मायूसी ना फैलाएं, बोलें कुछ प्लीज। कुछ कह नहीं सकते, अल्लाह जाने क्या है, प्लीज ऐसी बात नहीं है। 45,000 प्लीज क्या आ गया है? जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू एट सेपरेट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइंड आउट कर ली है। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी? जी सर। फॉर एग्जांपल बेटा, फिर आपके लिए आपकी प्रोडक्ट की 10 रुपए नहीं है ना यार, आपकी प्रोडक्ट की 12 रुपए है। नहीं मतलब हम रिलैक्स होकर जरा ठंडे दिल से सोच लेते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए की बिक रही है और आपकी 12 की बिक रही है, तो आपकी प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट होगी तभी 12 की बिकी जा रही है। तो आपकी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस अगर 10 रुपए है तो लोग 12 रुपए क्यों दे रहे हैं? नहीं, वो आपने इसका मतलब लोगों के जहन में ये ऐड कर दिया है कि हमारी प्रोडक्ट 12 वाली है।
जो कस्टमर होता है क्या वो मार्केट वैल्यू देगा? जरा ठंडे दिल से सोच कर बताएं। आप कस्टमर बन जाए, बताएं आप कितने पैसे देंगे किसी प्रोडक्ट पे? आप कहेंगे यार एक शरीफ आदमी बेचारा दुकान खोल के बैठा हो, थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूँ। चैरिटी तो नहीं दे रहा ना। आप चीज कितने पे खरीदेंगे? रिलैक्स हो जाए सब लोग, जरा टेक लगाए, जरा एक मिनट ठंडे दिल सोचें। आप एक मोबाइल कितने का लेंगे? तसल्ली से सोच, मार्केट वैल्यू पे लेंगे। अगर वो मार्केट वैल्यू से 1 रुपया भी ज्यादा लेने की कोशिश करेगा तो हम उसे क्यों देंगे? हम किसी और को दे देंगे। मार्केट वैल्यू पे चीजें ली जाती हैं। 12 ठंडे दिल सोचना, क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट मार्केट वैल्यूज हैं? हाँ, वो एक डेफिनेटली, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स अब डिफरेंट तरह के हैं। हर मोबाइल की अपनी मार्केट वैल्यू, हर मोबाइल की सेम मार्केट वैल्यू नहीं है, लेकिन जो भी ब्रांड है उसकी मार्केट वैल्यू अपनी है। ना आप 1 रुपया ज्यादा लेंगे, ना वो 1 रुपया ज्यादा ले सकता है। मार्केट वैल्यू पे वो सेल करेगा और आप भी मार्केट वैल्यू पे परचेज करेंगे। अब एक छोटी सी चीज जरा बात हो ही रही है, थोड़ी सी और समझ लगा। लेट्स अज्यूम 50,000 रुपए की कुछ चीज है। जो बेचने वाला है वो बेचने के बाद उस 50,000 को कहेगा सेल प्राइस। खरीदने वाला क्या कहेगा? परचेज प्राइस। नहीं मतलब ठंडे दिल से सोचना जरा, क्या बेचने के बाद, मोबाइल कह लेते हैं, मोबाइल की एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल खरीदने के यहाँ 50,000 निगोशिएट हुआ है। अच्छा, ये वो एक मार्केट वैल्यू वो भी होती है जानबूझ के सेलर ज्यादा बताता है, वो मार्केट वैल्यू असल नहीं होती है। मेरे जैसे लोग, आप जैसे मासूम कस्टमर्स को देख के अचानक 50,000 की चीज फॉर एग्जाम्पल 60,000 की कर देते हैं। लेकिन आप जैसे लोग भी मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, आप भी शुरू करेंगे 40 दूंगा। ना 60 मार्केट वैल्यू है, ना 40 है। आपको भी पता है ये ज्यादा ले रहा है, मुझे भी पता है इसने कम करवाना ही करवाना है। अब बहस शुरू होगी। जिस कंक्लूजन पे फाइनली हम पहुंचेंगे वो असल में मार्केट वैल्यू है। तो बताएं कितने पहुंचेंगे? मुझे आप इजी ले रहे हैं। अब मेरे जैसे लोग झूठी कस्टमर भी उठाएंगे, आपको पता ही है। कोशिश यही करेंगे कि 52,000 की बेच दें, आप भी खुश, 8,000 छुड़वा लिए हैं और मैं महसूस नहीं होने दूंगा मैं ज्यादा खुश। लेकिन जाते हुए कह दूंगा ये सर जी कॉस्ट से भी नीचे दे रहा हूँ, वो एक अलग बहस है। तो निगोशिएटेड प्राइस होती है, वो फाइनली मार्केट प्राइस होती है। अब बेचने के बाद जब मैं एज अ सेलर अगर अपनी एंट्री कर रहा हूँ, सेलर, मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश डेबिट सेल क्रेडिट कितने से? फाइनली जितने पे बेचूंगा, लेट्स अज्यूम 52,000 है। आप बताएं आप 52,000 की क्या एंट्री करेंगे? आपके लिए अब वही परचेज प्राइस है, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। तो जो मार्केट प्राइस है सेलर के लिए वही सेल प्राइस है और बायर के लिए फाइनली वही परचेज प्राइस है। अब लेट्स अज्यूम आपने ये मोबाइल आगे बेचना है, लेट्स अज्यूम आप भी बिजनेस कर रहे हैं, आपने ये मोबाइल खरीदा है ताकि आप बेच सकें। अब आप क्या करेंगे? 52,000 में बेच देंगे। अब आपकी वो कॉस्ट है, उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, फिर अपनी चीज को बेचेंगे। अब क्लियर है प्लीज? क्या मार्केट प्राइस ही सेल प्राइस है? एनी कंफ्यूजन? एनी अदर कंफ्यूजन? तो बेटा उस जगह की मार्केट वैल्यू वो है। जी मतलब उस जगह की मार्केट वैल्यू है ना। तो मार्केट कहाँ है? नहीं, आप जैसे जो इन्फॉर्म्ड कस्टमर होंगे वो वहां नहीं जाएंगे, वहां चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि वहां जाना कूल लगता है, तो फिर कूल लगने की भी तो प्राइस होती है। सही है? जी सर। ठीक है सर, आप जैसा इन्फॉर्म कस्टमर ये नहीं करेगा कि यार ये दुकान खूबसूरत है, ये दुकान जरा पुरानी है, आप चीज देखेंगे। लेकिन मेरे जैसे कस्टमर इस धोखे में आ जाते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा कुछ निकलवा लेते हैं, वरना वो प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू नहीं है,
उन्होंने हमारे जहन में ब्रांड कॉन्शियसनेस क्रिएट की है, उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं सर। तो बेटा उस वक्त अब मार्केट प्राइस वो है यार, उन्हें जानबूझ के पहले पहले 50 रुपए बेच रहे थे, अब स्टॉक पड़ा हुआ है, खत्म हो रहा है, सीजन सॉरी खत्म हो रहा है, बिक नहीं रहा, तो पहले ही उन्होंने 10 रुपए की चीज 50 की हुई थी, अब उन्होंने 50% ऑफ करके अभी भी 15 कमा लिए, तो अब मार्केट वैल्यू ये, तो मार्केट वैल्यू चेंज हो सकती है सर्कमस्टांसेस के हवाले से। डिस्काउंट जो आपके जहन में आ रही है, अगर आपने अभी बात करनी तो कर लेते हैं, वरना ज़्यादा बेहतर है कि हम थोड़ा सा अरसे बाद बात करें। मैं सिर्फ आपको याद दिला के आगे चलता हूँ। डिस्काउंट्स दो तरह की होती हैं, नहीं अलाउड नहीं, वो उसकी सब कैटेगरीज हैं। एक मिनट में बात पूरी करूँ। एक ट्रेड डिस्काउंट है और कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट है। कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट की फिर दो टाइप्स हैं। एक डिस्काउंट अलाउड है, अगर आप बेच रहे हैं डिस्काउंट अलाउ करेंगे, अगर रिसीव कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे। जो ट्रेड डिस्काउंट होती है, निगोशिएशन डिस्काउंट, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, वो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का लिंक होता है क्रेडिट सेल से, क्रेडिट परचेज से। एक है निगोशिएशन की डिस्काउंट, बार्गेनिंग डिस्काउंट जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 60,000 की चीज अगर मैंने 55,000 पे बेची है, निगोशिएशन के रिजल्ट में 5,000 कम की है, तो बताएं मैं क्या एंट्री करूंगा? नहीं, क्या एंट्री करूंगा? कैश डेबिट, सेल क्रेडिट कितने से? 55 से। ये तो निगोशिएशन वाली डिस्काउंट है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने प्रोडक्ट क्रेडिट पे बेची है, 55,000 की प्रोडक्ट क्रेडिट पे मैंने बेची है, और कस्टमर से मैंने ये कहा है कि अगर वो पैसे 2 दिन में दे देगा तो मैं फिर 55 की बजाय सपोज 53,000 ले लूंगा। तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा है ये रिकॉर्ड किया जाता है, ये फिर डिस्काउंट अलाउड है। मेरा ख्याल है जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त एंट्रीज की तरफ चले जाएंगे। इसकी फिर एंट्री होती है डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, चले रहने तो मेरे ख्याल हम अभी दूसरी तरफ चले जाएंगे, रिसीवेबल क्रेडिट। फिर ये डिस्काउंट अलाउड है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल में से लेस होती है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत याद कराऊंगा। लेकिन जो निगोशिएशन डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो सारी सारी निगोशिएशन डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। मार्केट प्राइस इज दैट प्राइस जो निगोशिएशन के रिजल्ट में फाइनल होती है। चलें, आई होप कि कुछ रीजनेबली समझ आ गया है, या बिल्कुल ही मैंने जहन में वैसी बात ऐड कर दी है जो इलॉजिकल है? एनी कंफ्यूजन सर? मुझे ये बता दें रिक्वायरमेंट ए में क्या कैलकुलेट हुआ है प्लीज। एनी कंफ्यूजन? रिक्वायरमेंट बी सर, टोटल जॉइंट कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015 टू बी, एलोकेशन करवाना चाह रहा है या फिलहाल टोटल जॉइंट कॉस्ट पूछ रहा है? पढ़ ले सेंटेंस पढ़ ले। जिसने एलोकेट होना है वो पूछ रहा है या उसकी एलोकेशन पूछ रहा है? अभी एलोकेशन शायद नहीं पूछ रहा, अभी पूछ रहा है टोटल जॉइंट कॉस्ट है कितनी। सही कह रहा हूँ? जिसने एलोकेट होना है वो भी शायद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो आप बताएंगे, जरा डाटा देखें पीछे, जरा डाटा देखें। आपको पता है कोई कौन सी है जी जॉइंट कॉस्ट? टोटल जॉइंट कॉस्ट कोई पता है, कहीं से ढूंढ सकते हैं हम? किस डिपार्टमेंट के खर्चे जॉइंट कॉस्ट है? डिपार्टमेंट 1 में जरा है, डिपार्टमेंट 2 और 3 की कॉस्ट भी तो जॉइंट कॉस्ट ही है। जॉइंट डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट कौन सी है? फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट बी है, और डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट, तो अगर किस डिपार्टमेंट के खर्चे को सम कर लें तो जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। आ जाए आ जाए आ जाए, रिक्वायरमेंट बी, टोटल जॉइंट कॉस्ट। टोटल जॉइंट कॉस्ट टू बी एलोकेटेड, एक सेंटेंस थोड़ा सा लिखना है इस हेडिंग के नीचे। कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 1 is cost of department 1 is joint cost,
एनी कंफ्यूजन? क्या तीनों डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट ऐड करके ज्वाइंट कॉस्ट बनेगी? देन लिस्ट डाउन करवा दें, क्या क्या खर्चा है इसमें? नहीं, इधर नाम भी लिख लें। कॉस्ट ऑफ जियोन है 96,000, डायरेक्ट लेबर है 14,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं टोटल हो जाएगा 1,20,000। 1,20,000 कॉस्ट इंकर करके क्या बनाया आपने? नहीं, ज्वाइंट कॉस्ट तो नहीं बनाई ना यार। 1,20,000 की ज्वाइंट कॉस्ट इंकर करके बना क्या है? ए बना है, बी बना है, सी बना है। क्या ये तीनों का इकट्ठा खर्चा है? एनी कंफ्यूजन? तो डिपार्टमेंट 1 की जो कॉस्ट है उसको अगर सम कर लें तो हमारे पास टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगी। चले नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आगे चलो सर। रिक्वायरमेंट 3, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2000, प्लीज 30th June 2003, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड। हाँ जी, हेडिंग लिखे पहले। चलें सर, अब यहां से मेन चीज काम शुरू हो रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड, अपने वर्ड्स में कोई ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें इस रिक्वायरमेंट की। प्रोडक्ट बी के जो यूनिट्स सोल्ड हुए हैं उनकी सेल प्राइस मांग रहा है या उनकी कॉस्ट प्राइस मांग रहा है? प्रोडक्ट बी के जो यूनिट सोल्ड हैं उनकी कॉस्ट मांग रहा है। हेडिंग ओके है? आए एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं जरा। प्रोडक्ट बी का डेटा ढूंढना है, 96,000 ढूंढना जरा प्रोडक्ट बी के कॉलम में। मेरा तो ख्याल है 96,000 मांग रहा है। 96,000 प्लीज पूरा बोलें जो आपको पता है ये क्या है। थोड़े से वर्ड जरा काइंडली और पूरे करने की कोशिश करें मैक्सिमम। 96,000 क्या है? क्या मैं कह सकता हूँ ये 96,000 सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी सोल्ड है? अपनी हेडिंग देखें, हमने भी तो ये फाइंड आउट करना। ये सेल वैल्यू है, हमने कॉस्ट फाइंड आउट करना। जी जी। क्या ख्याल है, जरा फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं जी। नहीं नहीं, फर्स्ट पैराग्राफ में जाएगा। क्या प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल किया जा रहा है? तो आप बताइए क्या है ये। को मेरा ख्याल ये ऐसे तो नहीं कि हम सेपरेट ऑफ पॉइंट पे भी बेच लेते हैं। हमने हो सकता है सेपरेट ऑफ पॉइंट पे भी बेच दिया हो और बाद में फर्दर प्रोसेस। अगर बेटा फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हो रहा है तो फिर ये सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ नहीं है, ये फाइनल सेल वैल्यू है। लेकिन ये जो वर्ड्स है ना, ये फाइनल सेल वैल्यू या सेपरेट ऑफ, ये तो शायद तब यूज होंगे जब हमने कोई एलोकेशन करनी है। क्या ख्याल है? वरना व्हाट इज 96,000? ये सेल वैल्यू प्रोडक्ट बी है। हाँ, डेप्थ में अगर जाएंगे तो प्रोडक्ट बी को बेचा कब जा रहा है? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो उस एंगल से अगर देखेंगे तो ये फाइनल सेल वैल्यू है। इट इज फाइनल सेल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी सोल्ड बिकॉज फर्स्ट पैराग्राफ सेज कि प्रोडक्ट बी को सेल करने से पहले हम डिपार्टमेंट 2 में फर्दर प्रोसेस करते हैं। हमने अब फाइंड आउट करना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट सी है कि हमने जो यूनिट्स से यूनिट सोल्ड हैं उनकी कॉस्ट क्या है वो हमने निकाला। ये डिफरेंस क्लियर है प्लीज? 96,000 इज अ सेल वैल्यू और हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट क्या है। एनी कंफ्यूजन?
अब जरा फर्स्ट पैराग्राफ में एक मिनट आया। अब यहां से ये जरा डिसाइड करें कि प्रोडक्ट बी को बनाने की कॉस्ट कहां कहां इंकर हुई है, या इंकर हुई भी है नहीं। क्या डिपार्टमेंट 1 में जो कॉस्ट इंकर हुई है उसका कोई शेयर प्रोडक्ट बी की कॉस्ट में जाना चाहिए, और क्या उसमें फिर कुछ फर्दर ऐड भी होना चाहिए। एक छोटी सी जरा एक डायग्राम में आपके सामने बनाने लगा हूं इस क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन करने के लिए, आपके लिए है, आप भी बनाइएगा। जरा डायग्राम सॉर्ट ऑफ अगर बन जाए सामने तो शायद जरा डिसीजन लेना इजी हो जाता है। तो लेट मी एक मिनट जरा कंप्लीट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। डिपार्टमेंट 1 में जियोन ऐड हो रहा है, ये आप फर्स्ट पैराग्राफ और क्वेश्चन जरा सॉल्विंग करते रहिएगा, ये सही है प्लीज। और डिपार्टमेंट 1 में प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी एंड सी। डिपार्टमेंट 1 में कॉस्ट कितनी आई है, डिपार्टमेंट 1 में कॉस्ट कितनी आई है सर। मुबीन बैठ गया प्लीज यार, क्या हो गया। 1,20,000 ज्वाइंट कॉस्ट इंकर हुई है। क्या इस 1,20,000 में ए बी और सी का शेयर है। देन फर्स्ट पैराग्राफ दोबारा, ए तो एज इट इज सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल है, लेकिन बी ने फर्दर प्रोसेस होना है जाके डिपार्टमेंट 2 में, सी ने फर्दर प्रोसेस होना है डिपार्टमेंट 3 में। अब अगर हमने ये देखना है बी की टोटल कॉस्ट क्या है, तो शायद आज ही क्लास के स्टार्ट में बात हुई है, बी की टोटल कॉस्ट शुड बी सम ऑफ शेयर फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट एंड प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये दोनों कॉस्ट ऐड होंगी तो बी की फिर टोटल कॉस्ट हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है प्लीज, मेरा ख्याल है ये डायग्राम थोड़ी सी हेल्पफुल हो सकती है। इसी रिक्वायरमेंट में बना लें, और इसी रिक्वायरमेंट में बना लेने के बाद फिर आपसे पूछूंगा अब बताएं क्या करें। एनी कंफ्यूजन प्लीज। जी सर, डेफिनेटली इसका रिक्वायरमेंट सी है कि हमने प्रोडक्ट बी जो बेची है, प्रोडक्ट बी के जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट निकालनी है। हेल्प मी, क्या करूं अपना। क्या अब एलोकेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी सर, ताकि बी का शेयर मालूम हो। लेकिन वो बात खत्म नहीं होगी, फिर उसमें क्या करवाएंगे, किस डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट फिलहाल डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट ऐड कर लेंगे तो इंशाल्लाह टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी हमारे सामने आ जाएगी। अब ये एग्जैक्टली पता हुआ करना चाहिए क्वेश्चंस में कि एलोकेशन टेबल की कोई जरूरत है भी या नहीं। क्या हमें अब जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अब हमें बी का शेयर चाहिए फ्रॉम द जॉइंट कॉस्ट। तो हेडिंग बनाए एलोकेशन टेबल। बल्कि किसकी एलोकेशन, सॉरी थोड़ी सी ये भी स्पेसिफाइड, जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन टेबल। किस अमाउंट की एलोकेशन करवानी है बाप ने मुझे, 1,20,000 की मुझे एलोकेशन करवानी है। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन टेबल। क्या एलोकेशन को कोई मेथड्स पता है आपको, पता है सर, कौन से दो हैं क्वेश्चन में, कौन सा रिक्वायर्ड है, लिखने ब्रैकेट में जरा, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मार्केट वैल्यू, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, मार्केट वैल्यू लिखना है या सेल वैल्यू लिखना है।
डायग्राम जरा देखें, क्या प्रोडक्ट ए की सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ अवेलेबल डायरेक्टली हो जाएगी? हो जाएगी सर। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेलेबल है, सेल हो रही है। लेकिन प्रोडक्ट बी और सी के लिए क्या करना पड़ेगा? अज्यूम्ड सेल वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। प्रोडक्ट ए इज सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ while B and C are sold after further processing। ओके है सर। कुछ कॉलम्स बनेंगे। मेरी सजेशन ये है कि जरा एक दफा मेरे साथ पहले सोच लें बनाने से पहले, बार बार ये चीजें रिपीट होनी आगे जाके, तो जरा सही तरह से पहले अंडरस्टैंड कर लें। अपनी सजेशन दें, सबसे पहले क्या करूं? ये तो बता दें यार, प्रोडक्ट्स के नाम लिख लें। देन उसके बाद क्या करते हैं? अब फाइनल सेल वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जिन लोगों ने भी वर्ड बोला, क्या मैंने सेल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वैसे? नहीं नहीं, दी हुई है, चलें ठीक है। क्या सेल वैल्यूज लिखनी है? सेल वैल्यूज लिखनी है सर, सेल वैल्यूज लिखनी है। लेकिन अब जिन हजरात ने कहा दी हुई है, बेहतरीन उन्होंने बात कर दिया। जरा अब सब लोग अब गौर से मेरे वर्ड सुने और मुसलसल इन्वॉल्व रहिएगा। तो क्वेश्चन सामने रखना था, क्या हमारा मेथड सेल वैल्यू मेथड है? इस सेल वैल्यू मेथड से करना क्या है, मुझसे सुना। इस सेल वैल्यू मेथड से, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मेथड से हमने 1,20,000 रुपीज की जो कॉस्ट इंकर हुई है, इसको एलोकेट करना है। ये मैंने सही बोला प्लीज? अब 1,20,000 क्या है, ये भी मुझसे फर्दर सुना है। क्या ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? क्या इस खर्चे से यूनिट्स बने हैं या बिके हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर करके यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे या सेल होंगे? पहले प्रोड्यूस होंगे और यकीनन बाद में सेल भी होंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर करके यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है। सही कह रहा हूं? अब जरा फिगर्स ढूंढें जो आपके पास सेल्स की दी हुई है। जब वर्ड यूज किया जाता है सेल्स, तो ये यूनिट्स सोल्ड की सेल वैल्यू होती है, यूनिट्स प्रोड्यूस की। ये फुल कंसंट्रेशन अब रिक्वायर्ड है, छोटे छोटे वर्ड सही फाइनल करें। आपके सामने मैं फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरा ज़हन में बनाए। अगर वर्ड बोलूं सेल्स, तो क्या मतलब सेल्स? जो यूनिट्स बनाए गए हैं उनकी सेल वैल्यू, या यूनिट्स बेचे हैं? जो बेचे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी सेल वैल्यू आती है। एक और गौर से सवाल सुन के आंसर दें, क्या प्रॉफिट चीजों को बेचने से होता है या बनाने से? नहीं, बनाना जरूरी है मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या बना के रख लेने से प्रॉफिट होगा? इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बनाने नहीं है। लेकिन लेट्स से 1 लाख बना रही है, बेचा कोई भी नहीं है, अभी कोई सेल प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगी। सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में कब आएगी? जब बेचेंगे। ये 1,20,000 का खर्चा जो यूनिट्स बेचेंगे उनका है, या ये यूनिट्स बने हैं उनका है? सोच लें, तसल्ली सोच लें। ये सेल किसकी है? ये सेल किसकी है? जो यूनिट्स सोल्ड है ये उनकी सेल वैल्यू होगी। हमने भी सेल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमने सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी होती है, ताकि उसकी बेस पे हम जो प्रोडक्शन कॉस्ट जॉइंट है उसको एलोकेट कर सकें। थोड़ा सा पिछले पेजेस पे जाएगा। ये जो मेथड नंबर 2 कल डिस्कस हो रहा था, मेथड नंबर 2 कल जो डिस्कस हो रहा था, मेरे पास इस वक्त शायद अब फिगर्स अवेलेबल नहीं है, आप अपने रजिस्टर में जरा देखें। उसकी पहली एग्जांपल देखें जरा, पहली एग्जांपल मिल गई है सबको? प्रोडक्ट्स के मैंने नाम लिखे होंगे, मेरे ख्याल एबीसी लिखे थे मैंने। सेकंड कॉलम में क्या लिखा था मैंने? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगला कॉलम क्या था? थर्ड कॉलम क्या था? सेल वैल्यू व्हाट? सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। Why we are interested with the sale value of production? Because we are supposed to allocate the cost of production. क्या प्रोडक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे एलोकेट होनी चाहिए? मेथड नंबर 1 ढूंढना है। मेथड 1 प्लीज, कल वाला मेथड 1। प्रोडक्ट्स के मैंने नाम लिखे, अगले कॉलम की हेडिंग क्या बनाई?
क्यों यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट है, यूनिट्स जब बने हैं उन पे कॉस्ट एलोकेट करनी है। दोबारा सेकंड मेथड में आए, सेकंड मेथड की सेकंड एग्जांपल में जाएं और रिलैक्स रह के मेरी बात सुने। वहां जरा डाटा मैंने जरा शॉर्टकट किया था, वहां भी मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिखे होंगे और नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा, लेकिन फाइनल सेल वैल्यू किसकी लिखी होगी मैंने, प्रोडक्शन की या सेल्स की? प्रोडक्शन की क्यों लिखी होगी मैंने? क्योंकि मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट को एलोकेट करना है। तो हमेशा प्रोडक्शन कॉस्ट, बार बार प्रोडक्शन कॉस्ट बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सिंपल ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। बनाने का खर्चा, बनाने का खर्चा बनाए हुए यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या बनाने का खर्चा बेचे हुए यूनिट्स पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? लेकिन अगली बात गौर से सुने प्लीज, क्या ये हो सकता है प्रोडक्शन और सेल सेम हो? क्वेश्चन नंबर 1 जो देख रहे थे अभी देख, क्या बी के एंगल से नहीं सवाल देखें, सवाल का डाटा, प्रोडक्ट बी के यूनिट सोल्ड बताएं और प्रोड्यूस भी कितने सोच के बताएं। तो हो सकता है प्रोडक्शन और सेल सेम हो जाए स्टॉक्स ना बचने की वजह से, लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल प्रोडक्शन कुछ और हुई हो, प्रोडक्ट ए देखें, और स्टॉक बच जाने की वजह से सेल और हुई हो। व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ प्रोडक्ट ए? प्लीज 30,000 बने होंगे, तभी 20,000 बिक के 10,000 बचे होंगे। प्रोडक्ट सी में बहस जरा फाइनल करें, हाउ मेनी यूनिट्स प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्ट सी? 60,000 में रख के जरा बोर्ड पे देखें जरा, क्या ये 60,000 यूनिट्स की कॉस्ट इस 1,20,000 में? इस 1,20,000 से 45,000 यूनिट्स बने होंगे प्रोडक्ट सी के, या 60,000? प्रोडक्ट ए से शुरू करें, प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स बने होंगे? 30,000। प्रोडक्ट बी के, वो 30,000 क्यों? वही प्रोड्यूस भी होंगे, वो जो सोल्ड है प्रोड्यूस सेम है बिकॉज स्टॉक्स नहीं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा किस पे एलोकेट होती है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे। हाँ, दो मेथड्स हैं, या तो यूनिट्स की बेस पे कर लें या प्रोडक्शन की सेल वैल्यू। सेल वैल्यू ओके वर्ड, लेकिन प्रोडक्शन की सेल वैल्यू पे आप एलोकेट कर रहे होंगे। आई होप कि मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सेल व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट सेल जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे? ये सेल वैल्यू ऑफ द यूनिट सोल्ड है। हो सकता है अगर स्टॉक्स ना बचे होते तो यही सेल वैल्यू प्रोडक्शन भी होती, लेकिन ए और सी के क्योंकि स्टॉक्स बचे हुए हैं तो हमें प्रोडक्शन की सेल वैल्यू ढूंढनी है। तो हमेशा प्रोडक्ट के नाम लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आप क्या लिखा करेंगे प्लीज? क्या लिखा करेंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस बेटा लिखा करेंगे और देन फिर उसकी बेस पे फर्दर वर्किंग किया करेंगे। आई होप के याद रहेगा और समझ भी आ गया है। एनी कंफ्यूजन? आ जाए, चलें 2 कॉलम शुरू कर लें आप भी, फिर बाकी वर्किंग में भी करता हूँ जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कॉस्ट की क्लास में रोज ही बहुत सारी बातें हो जानी है। डेफिनेटली एकदम सब कुछ जहन में रिटेन नहीं रहता, लेकिन आप नोट करेंगे बार बार चीजें भी रिपीट होंगी, तो हमेशा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगी। गेम आई होप कि आपको पता चल गया, पहले सवाल में ही सीरियस होगी, लेकिन आई होप कि कोई गलत बात हम नहीं कर रहे हैं। सबको लॉजिकली क्लियर है? सेल का मतलब, सेल का मतलब सेल होता है यहाँ। प्रोडक्शन का मतलब सेल बेचे हैं, सोल्ड यूनिट्स बेचे जो हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स बनाए हैं। प्रोडक्शन और सेल में बी सेम व्हेन देयर इज नो स्टॉक, कोई स्टॉक नहीं बचा, लेकिन इट मे बी डिफरेंट बिकॉज स्टॉक्स बचे हो सकते हैं। क्या जो यूनिट स्टॉक में पड़े वो बना लिए होंगे? स्टॉक में अगर पड़े हैं बना लिए होंगे, लेकिन सेल नहीं हुए। क्या बनाने का खर्चा आ गया होगा? तो बनाने का खर्चा हो गया होगा। हमारा बनाने का ABC को बनाने का खर्चा 1,20,000 है, और देर पर इस बनाने के खर्चे को हमें अब लिंक करना चाहिए कि कितने कितने यूनिट्स बने हैं। बताएंगे कितने कितने यूनिट्स बने हैं? अब बहुत दफा बात होगी, फाइनल बता ही दें यार, ए के कितने यूनिट्स बने हैं, और जाने दें यार ये तो बी के सामने लिखा हुआ है। ए में तो 30,000 सेल वैल्यू तो नहीं लिखवा दी है? कैसे बनवाया ये 30,000?
30,000 जमा 10,000, ये लिख लीजिएगा वर्किंग। बी के बताएं यूनिट्स। इसके 30,000 ही क्यों लिखवाई जा रहे हैं? इसके स्टॉक्स नहीं है तो प्रोडक्शन, मैं प्रोडक्शन लिख रहा हूँ, सेल लिख रहा हूँ। मैं इस वक्त इस 30,000 को यहाँ क्या समझ के लिख रहा हूँ? प्रोडक्शन समझ के लिख रहा हूँ। लास्ट वन वाइंड अप करवाएं। कैसे? 45,000 प्लस 15,000। चलिए खुली खुली जरा वर्किंग कर लें, एक एक लाइन चाहे छोड़ दीजिएगा, नीचे वर्किंग कर लें। और बी के लिए अगर भी लिखूं तो 30 प्लस 0। फिलहाल अभी इनिशियल क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेन कर लें जरा। एनी कंफ्यूजन जी फाइनली? अब जरा यहाँ से ऑनवर्ड्स कुछ कॉलम जरा है, फिर आपको जरा आइडिया हो जाएगा कितनी जगह आपने छोड़नी है। जरा थोड़ी सी मेरी वैसे जरा हेल्प कर दें, जरा पहले बनवा दें जरा जी। अब यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे जॉइंट कॉस्ट एलोकेट अगर होनी होती तो शायद बात कैसे खत्म हो जानी थी? इनका टोटल कर लें और 1,20,000 एलोकेट कर दें। लेकिन हमने बेटा किस मेथड की तरफ जाना है? सेल वैल्यू। सेकंड कॉलम फिर हम बनाया करेंगे सेल प्राइस पर यूनिट। मेरा ख्याल 1 मिनट देख लें, मेरा ख्याल जरा कॉलम जरा ज्यादा हो जाने, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग भी है, अज्यूम्ड सेल वैल्यूज आनी है। तो 1 मिनट जरा रुक के जरा पहले जरा देख लें जरा। अब सेल प्राइसेस पर यूनिट मुझे चाहिए। दोबारा डाटा देखें, शायद थोड़ी देर पहले एक वर्किंग हुई, उसके बाद आपको बताना चाहिए मुझे। सेल प्राइस पर यूनिट थोड़ी देर पहले कहीं फाइंड आउट हुई थी? प्रोडक्ट ए की जरा दोबारा देख के बताएं कैसे हुई थी? 30,000 सेल रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू 1.5। चलेगा सर? कैलकुलेटर पकड़े, बी और सी भी करवाएं। बी की कैसे वर्किंग करूं? 96,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू, सॉरी जरा फिगर दोबारा बोलिएगा। 96,000 डिवाइड बाय 30,000, 3.2 रुपीज पर यूनिट। लास्टली सी की वर्किंग करवाएं। 141,750 डिवाइडेड बाय 45,000, 3.15। अब यहां मैं नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करता जा रहा हूं यार। क्या है उसे क्या करके क्या कर रहा हूं? सेल्स अमाउंट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड करके सेल प्राइस पर यूनिट। चलेगी सर? अब इन दोनों कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा? प्लीज हिम्मत हिम्मत हिम्मत। सेल प्राइस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस को थोड़ा सा जरा अरेंज कर लेते हैं, जिस तरह हम वर्ड्स पहले यूज कर रहे थे। क्या ये सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज आ जाएंगी? आ जाएंगी सर? सबकी नहीं आएंगी, किसकी आ जाएगी? प्लीज लुक एट द डायग्राम, प्लीज लुक एट द डायग्राम सर। अगर मैं प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस कर दूं तो क्या सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ आ जाएंगी? ए की तो आ जाएगी, लेकिन बी और सी की फाइनल वाली आएगी, फाइनल वाली आएगी। तो ऊपर सेल वैल्यू एट, मेरे ख्याल अभी फिलहाल फाइनल सेल वैल्यू लिख देता हूँ। फाइनल सेल वैल्यू, परेशान ना होइएगा जरा, जस्ट अ मिनट जरा वर्किंग अप कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम में जब मैं फाइनल सेल वैल्यू में से, पहले बात पूरी सुने प्लीज, फर्दर प्रोसेसिंग लिखूंगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो किस कॉलम में डैश लगाऊंगा? और रिलैक्स रहे जरा। फिर यही जो फाइनल सेल वैल्यू में से जो फिगर जो भी आ जाएगी उसमें से जीरो डेफिनेटली लेस होना, तो फाइनल फिगर फिर क्या कहलाएगी? सेल वैल्यू एट स्प्लिट आउट, सेल वैल्यू एट स्प्लिट आउट। अब मेरे वर्ड समझ आ गए? मतलब मैं तीनों के लिए फाइनल सेल वैल्यू वर्ड लिख रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली यही फाइनल सेल वैल्यू ऑफ ए ही सेल वैल्यू ऑफ एट स्प्लिट ऑफ भी बन जाएगी। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही प्लीज? और फाइनली जब सेल वैल्यूज आ जाएंगी
तो फिर मैं एक एलोकेशन का कॉलम बना दूंगा, और रिलैक्स ने मेरा ख्याल है यही सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ जो है, ये जो नीचे वाली दो प्रोडक्ट्स होंगी उनके लिए फिर अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ कहलाएगी। अब वो मतलब डेफिनेटली ऊपर वो वर्ड भी लिख सकते हैं हम, अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, लेकिन यही अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ प्रोडक्ट ए की एक्चुअल सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ है, और बी एंड सी के लिए अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट है। आई होप कि कोई कंफ्यूजन अब नहीं है प्लीज। तो कॉलम्स चले आप पूरा कर लें, फिर मुझे जरा फिगर्स भी सॉल्व करके दिखानी है। बहरहाल अगर मेरी हेडिंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, लिख लें, सोच लें, कोई अगर मेरी हेडिंग्स में कंफ्यूजन है तो उसको भी सही कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इंशाल्लाह आप ठीक ठाक एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है एंजॉयमेंट के लिए कि क्लास कभी भी स्किप ना हो, छुट्टी ना हो, और क्लास में थ्रू आउट द ड्यूरेशन फुल इन्वॉल्वमेंट हो, होमवर्क साथ साथ हो। इम्पॉसिबल इंशाल्लाह नहीं है, डेफिनेटली सोचना पड़ता है, लेकिन सोचना ही तो अकाउंटेंट का असल काम है। जी, एनी कंफ्यूजन इन द हेडिंग्स? जी करें जी शुरू। पहले कॉलम्स बनवाने जी आपने, कैलकुलेटर पकड़े, थर्ड कॉलम बताएं कैसे बनाओ। 30,000 इंटू 1.5, 45,000। हेडिंग्स लिख रहे हैं अभी, हेडिंग्स लिख रहे हैं, बता देना अगर लिख रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। चलो मैं रुक रहा हूँ, बस पहले दो कॉलम्स कंप्लीट करना है, थर्ड कॉलम मेरे साथ फिर शुरू करिएगा। पहले दो कॉलम्स की फिगर्स पूरी कर लें, बाकी फिर मेरे साथ कंप्लीट करें। कॉलम्स के नाम लिख लें, पहले दो कॉलम्स की फिगर्स कंप्लीट कर लें, थर्ड कॉलम से फिर काइंडली जरा साथ वर्किंग करवाएं। जब भी क्लास में कोई कैलकुलेशन हो रही हो, आप प्लीज कैलकुलेटर अपना यूज कर रहे हैं। नहीं मैंने चेक किया, कल नहीं था कैलकुलेटर, आज है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बट आप लोगों ने नोट कर लिया फर्स्ट टू कॉलम्स? एनी कंफ्यूजन इन द हेडिंग्स? थर्ड कॉलम शुरू करूं यार, कैसे सॉल्व होना है थर्ड कॉलम? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा मैंने फाइनल सेल वैल्यू लिखा है पर वर्ड, चाहे हम नहीं भी फर्दर कुछ लिख रहे हैं लेकिन क्लियर होना चाहिए, फाइनल सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन है, ये फाइनल सेल वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड है या फाइनल सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन आएगी? और हम प्रोडक्शन से ही इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्योंकि हमने प्रोडक्शन कॉस्ट ही को एलोकेट करना है, फाइनल सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, आखिरकार जितने पे बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली प्रोडक्ट ए के लिए यही फाइनल सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू भी क्यों है? क्योंकि उसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं, ठीक है। चलिए सॉल्व करें, 96,000 ठीक था। थर्ड वर्किंग बताएं, 60,000 माइनस 60,000 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 3.15, 1,89,000। ये टेबल को जरा, ये जो डायग्राम जरा बनी हुई थी जो साथ, इसके साथ लिंक करते रहिएगा जरा। ये जो फिगर्स आई हैं प्रोडक्ट ए के एंगल से किस वक्त की आई है? बोला करें, वाइंड अप करें। मैंने भी बहुत दफा बोला है, जस्ट रिपीट प्लीज। फाइनली ए की सेल वैल्यू किस वक्त की आई है, लेकिन बी और सी की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की आई है। नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग अब क्या है? एनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, रुक जाए एक मिनट जरा,
ये नेक्स्ट कॉलम जरा पूरा करवाएं, डैश, ठीक है। एनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी, किस डिपार्टमेंट का खर्चा जमा करूं? डिपार्टमेंट यू में जाएं, जाए जाए क्वेश्चन में देखें कौन कौन सी फिगर ऐड करके इसकी 45,000 प्लस 21,000। डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी। नहीं क्लियर हुआ? डिपार्टमेंट 3 में आए, डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट सम करवाएं, 65,000 प्लस 49,000 1,14,000। कंप्लीट करें कॉलम। ओके है सर? नोट हो गया? सेकेंड लास्ट कॉलम कैसे वर्किंग होगी? फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 45,000 माइनस 0 इज इक्वल टू, एक और फिगर बोल दें कैसे सॉल्व होगी, 96,000 माइनस is equal to 30,000 and last one 189,000 minus 114,000 75,000। कोई वर्किंग लिख दूं या समझ आ गया? फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। नेक्स्ट क्या करूं? नेक्स्ट क्या करूं? अब ये सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ ऐड हो जाएंगी और किस अमाउंट की आप एलोकेशन अब कर लेंगे? 120,000 सबको पता है क्या है? असल में वो ज्वाइंट कॉस्ट है जिसने इन 3 प्रोडक्ट्स पे सेल वैल्यूज की बेस पे एलोकेट होना था। कंप्लीट करें जी अब टेबल। ये सब लोग कंप्लीट करें, मुझे जरा लास्ट लाइंस में से आंसर्स चाहिए। सब लोग अपनी वर्किंग कंप्लीट करें। एनी कंफ्यूजन इन द वर्किंग्स? टोटल करें, एलोकेशन खुद से कंप्लीट करें। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग आ गए यहाँ पे? जी क्या टोटल बनता है जी? सेकंड लास्ट कॉलम का टोटल 150, ठीक है। चलें एलोकेशन कर रहे हैं जी, अभी आप लिख लें लिख लें लिख लें, कर लें, अभी लोग कर रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कर लें। कोई एक आध वर्किंग जरूर लिखिएगा, बाकी ठीक है कैलकुलेटर पर चाहे सॉल्व कर लें। 45,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये एलोकेशन का तो पता है ना तरीका आप सबको। 45,000 डिवाइड बाय 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 120,000 36,000। ये लास्ट लाइंस प्रोडक्ट बी की बेटा, प्रोडक्ट बी 24,000 और लास्ट वन 60,000। और ये एलोकेशन प्लीज, एनी क्वेश्चन? जी सर। क्या क्या की थी? थोड़ा सा काइंडली ऊंचा बोलिए। जी जी बेटा जरा फिगर बोल दें, कौन सी फिगर कह रहे हैं? ये
बेटा अगर सेपरेट ऑफ पॉइंट पे आना है तो सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट कैसे फाइंड आउट होती है अगर फर्दर प्रोसेसिंग हो रही हो? फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग। ये 30 कैसे आया? 96,000 फाइनल सेल वैल्यू और माइनस 66,000। ठीक है प्लीज, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, क्लियर हो गया? ये नीचे 75,000 कैसे है? 189,000 माइनस, और ऊपर वाला 45,000 एज इट इज क्यों आ गया? उसमें फर्दर प्रोसेसिंग है नहीं। जी एनी अदर कंफ्यूजन जी? अब हेडिंग देखें जी, इससे सारी वर्किंग के ऊपर हेडिंग हमारी क्या सी रिक्वायरमेंट थी क्या? कंसंट्रेट करें, अभी बात खत्म नहीं हुई है, प्लीज 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 कंसंट्रेट प्लीज। करना क्या था, किया क्या है, क्या बात खत्म हो गई है? प्रोडक्ट बी की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी जो उसके यूनिट्स बेचे हैं। ठीक है सर, तो प्रोडक्ट बी की जो कॉस्ट थी उसमें शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आना था और प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होनी थी। ये टेबल बना के क्या पता चल गया अब हमें? प्रोडक्ट बी के एंगल से ये टेबल देखें जरा, डेफिनेटली बाकी वर्किंग्स भी हो गई हैं। प्रोडक्ट बी के एंगल से बताएंगे व्हाट इज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट? 24,000 को जरा एक सर्कल लगाएं। क्या है ये 24,000? क्या ये बी प्रोडक्ट बनाने की टोटल कॉस्ट है? ये प्रोडक्ट बी को बनाने की जॉइंट कॉस्ट में से शेयर की अमाउंट तो है, लेकिन डायग्राम बेटा काइंडली देखें जरा, प्लीज देखा करें, डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस 120,000 में से 24,000 अब बी को एलोकेट हो गया है, लेकिन क्या डिपार्टमेंट 2 का फर्दर जो खर्चा है वो ऐड करके इसकी टोटल कॉस्ट बनेगी? एक नेक्स्ट लाइन लिखें जरा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी प्लीज बोलने फिगर्स। 24,000 शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस 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 66,000, सबको पता क्या है? इज इक्वल टू आंसर प्लीज 90,000। ओके है, लेकिन बात अभी भी मेरी तरफ से खत्म नहीं है, कंसंट्रेट अभी फिलहाल और करना जरा। एक छोटा सा फार्मूला जरा जेहन में रख लें, वो शायद लिखने की जरूरत तो नहीं है लेकिन वर्ड्स पता होना चाहिए। 24,000 इज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड 66,000 is plus further processing cost to get the total manufacturing cost of product B. Okay please, ये फिगर जेहन में रख के जरा टेबल दोबारा देखें। ये फिगर 90,000 जेहन में रख के जरा लोकेशन टेबल दोबारा देखें। आप बताएंगे ये 90,000 रुपीज कितने यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है? कितने यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है? 30,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट है, लेकिन अभी भी रिक्वायरमेंट सी के एंगल से शायद हमारी बात पूरी नहीं हुई है। रिक्वायरमेंट सी में हमने क्या फाइंड आउट करना है? जो यूनिट्स सोल्ड है उनकी कॉस्ट। तो क्या ये 90,000 यूनिट्स सोल्ड की कॉस्ट है या यूनिट्स प्रोड्यूस की? लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस की जो कॉस्ट है वही यूनिट्स सोल्ड की भी क्यों है? क्योंकि स्टॉक नहीं बचा है। फॉर एग्जाम्पल गौर से सुने प्लीज, लेट्स अज्यूम कि 25,000 यूनिट सेल हुए होते, तो हम 90,000 डिवाइड बाय 30,000 करते। प्लीज कंसंट्रेशन नहीं है। 30,000 प्रोड्यूस हुए हैं सपोज एज इट इज, लेकिन 25,000 यूनिट सेल हुए होते और हमने सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी थी, तो हम 90,000 डिवाइड बाय 30,000 करके पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते और देन मल्टीप्लाइड बाय 25,000 करके यूनिट सोल्ड की कॉस्ट निकालते। लेकिन क्योंकि स्टॉक नहीं बचा है, प्रोडक्शन और सेल सेम है, तो देयरफॉर क्या यही 90,000 सोल्ड यूनिट्स की भी कॉस्ट है? एक सेंटेंस लिखें, एज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड
therefore this 90,000 is cost of product B sold as well as units produced are sold. Therefore, this 90,000 is cost of product B sold as well से एंड में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? लेट मी एक्सप्लेन एक दफा दोबारा. ये 90,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 30,000 की कॉस्ट है, लेकिन क्योंकि वो सारे सेल हो गए हैं इसलिए ये यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट के साथ साथ यूनिट सोल्ड की कॉस्ट भी है. प्लीज क्लियर है? क्या फाइंड आउट करना था? सोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी थी. प्रोडक्ट बी की पहले हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली और क्योंकि स्टॉक नहीं बचा हुआ तो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हैं उन्हीं की कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ सोल्ड भी है. आई होप कि जो हो सका है समझ आ गया है. क्वेश्चन कंप्लीट बेटा नहीं हुआ, अभी 2 रिक्वायरमेंट्स रहती हैं लेकिन मेरा ख्याल अब टाइम सफिशिएंट नहीं है. इंशाल्लाह कल करेंगे. आज वंस अगेन काफी कुछ डिस्कस हो गया है. 1-2 दिन शायद अभी और होमवर्क्स ना हो अभी आपके, लेकिन आप रोज का रोज रिवाइज जरूर कर रहे हैं. कल वाले वो मेरे नोट्स गए थे रिवाइज करने को. कल एक सेट कहा था घर से पढ़ना है, कहाँ गया? कहाँ है पेजेस? नहीं पढ़े तो कल भी बैग में थे, वहीं थे, वहीं है कि नहीं? पढ़ लिए थे सबने? कोई इशू तो नहीं उसमें? अगर था तो कल फिर क्लास का स्टार्ट में याद करवाइएगा जरा प्लीज. सही तरह रिवाइज करके आइएगा. अल्लाह हाफिज. जी बेटा को फार्मूला सच अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है अगर आप लोगों ने जाना है. ओके, अगर आप लोगों ने जाना है ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है. ये शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है और प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है. तो अभी फार्मूला चाहे ना लिखें लेकिन चीजें जरा अंडरस्टैंड कर लेना. शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. ठीक है मुज़म्मिल साहब? अब अभी आपको मैसेज आ जाएगा. ये मुज़म्मिल साहब ठीक है प्लीज.